कराया जा रहा है और इसके तहत जो है आंगनबाड़ी और बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाया जाता था। उनको प्राथमिक ये प्ले स्कूल की शिक्षा उनको दी जाती थी और वो यहाँ भारत में पहले से भी लागू था, लेकिन एकीकृत जगह पर नहीं था, एक स्कूल कैंपस में नहीं होता था। जो भी आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र जो होते थे, वो सारे केंद्र जो है आंगनबाड़ी सेविका के घर पर स्थापित होता था। और हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 19 तरह की परियोजनाएं चलती है, जिसमें ये विमेन न्यूट्रिशन की भी बात होती है और कई बात बच्चों के न्यूट्रिशन की भी बात होती है। उनमें चॉकलेट बांटे जाते हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है एजुकेशन, यानी छोटे छोटे बच्चों को इन बालवाड़ी केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में किस तरह से परिपोषित किया जाए, पुष्पित किया जाए, पल्लवित किया जाए। तो इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि अब जो नए आंगनबाड़ी या बालवाड़ी केंद्र या बाल वाटिका खुलेंगे, वो अलग नहीं खुलेंगे, वो आइसोलेशन में नहीं होंगे। उनको जो है हम जो एलिमेंट्री स्कूल कैंपस में ही एक अलग बिल्डिंग में, ताकि एक अलग कमरा बनाकर हम उसको स्थापित करेंगे और उसी कमरे में 3 साल की शिक्षा बच्चों को, जिस तरह से हम लोग प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की जो पढ़ाई होती है, तब हमारे बच्चे क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं। तो उसी तरह की बात बालवाड़ी में की गई है कि बच्चा 3 साल तक प्रिपरेटरी अध्ययन करेगा बालवाड़ी में और उसके बाद फिर उसका चौथे साल में उसका क्लास 1 में उसका एडमिशन होगा और फिर कक्षा 2 तक वो पढ़ेगा। तो ये 5 साल का जो है ये अवधि हो गया और सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। फाउंडेशन को स्टेज 5 साल का और प्रिपरेटरी स्टेज है वो 3 साल का होता है, जिसमें क्लास 3 से 5 तक बच्चों को पढ़ना होता है। यानी उसका आयु जो है, बच्चे की आयु इस अवधि में 8 वर्ष से 11 वर्ष की अवधि तक के बच्चों को जो है प्रिपरेटरी क्लासेस में पढ़ाने होंगे, जो क्लास 3 to 5 तक चलेगा। फिर है मिडिल क्लास जो अभी भी इंडिया के जितने हिंदी पट्टी के स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग बिहार, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूल को जो है वो मिडिल स्कूल कहा जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मिडिल स्कूल को रिटेन किया गया है और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 11 से 14 वर्ष आयु के बच्चे होंगे और वे क्लास 6 to 8 तक पढ़ेंगे। और 4 वर्ष का है सेकेंडरी। इस 4 वर्ष में 2 वर्ष माध्यमिक के लिए रखा गया है और 2 वर्ष जो है उच्चतर माध्यमिक के लिए रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है और इसमें पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की गई है। हम लोग थ्योरेटिकली और पेडागोजिकली इसको हम पढ़ते थे, लेकिन कभी आज तक पॉलिसी पर्सपेक्टिव में अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन की बात हम लोगों ने देखा नहीं। तो भारत सरकार का एक ये महती प्रयास है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को स्कूली शिक्षा में ही समाहित किया और इसको पॉलिसी पर्सपेक्टिव इस जो नई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें इसको शामिल किया। और क्या है ECCE के तहत 2030 तक यानी आने वाले 10 वर्षों में बच्चों के पठन पाठन में, उनके टीचिंग स्टाइल में कई तरह के परिवर्तन आने हैं। ये पठन पाठन उनका मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, खेल आधारित होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, डिस्कवरी लर्निंग आधारित होगा और उनको कला, शिल्प, नाटक, संगीत, चित्रकला, पेंटिंग इत्यादि के जरिए बच्चों को जो है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर जो कक्षा ये 3 साल शुरू के जो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी के थे और कक्षा 1 और 2 में इन एक्टिविटी बेस्ड और डिस्कवरी लर्निंग और प्ले बेस्ड मल्टी डायमेंशनल पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। और NCERT इसके लिए ECCE के लिए भी एक नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क डेवलप करेगा, जो ये पूरे देश में एक तरह का यूनिफॉर्म इस तरह का करिकुलम बनाने की बात कही गई है इसमें। उसके बाद है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएंगे। यानी
जो जिस तरह की चीजें हमारे प्ले स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए दी जाती है, तो उसी तरह की सारी फैसिलिटीज जो है बच्चों को उन आंगनबाड़ी केंद्र और बालवाड़ी केंद्र में दी जाएगी। खिलौने हो सकते हैं, अच्छी अच्छी किताब, जो प्ले बुक्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो एक प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, वो सारी सुविधाएं उनको जो है आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाड़ी केंद्रों में जो है उनको मुहैया कराया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण डिजिटल स्मार्टफोन के जरिए उनको दिया जाएगा, यानी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली जो सेविका होगी या सहायिका होगी, तो उनको जो ट्रेनिंग का जो टीचर्स ट्रेनिंग का शॉर्ट टर्म का कोर्स जो है उनको फेस टू फेस मोड में नहीं कराया जाएगा, बल्कि स्मार्टफोन के जरिए ही उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनको जो है ये आंगनबाड़ी केंद्र और बालवाड़ी केंद्र अथवा बाल वाटिका को छोड़कर इनको अलग नहीं जाना पड़े। और आदिवासी बहुल जिन इलाकों में आदिवासी ज्यादा रहते हैं, यानी आदिवासी बहुल इलाकों में आश्रम शालाओं के जरिए इस नीति को लागू किया जाए। तो ये हमारे स्कूल एजुकेशन की बात है, और उसमें फिर बुनियादी शिक्षा और साक्षरता की बात कही गई है। बुनियादी शिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि बेसिक स्कूल में वो चीजें सारी होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि मदर टंग में बच्चों को शिक्षा दी जाए, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। साथ ही साथ त्रिभाषा सूत्र की भी परिकल्पना उन्होंने की थी। तो ये सारी चीजें अभी आगे हम लोग को देखने को मिलेगी। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, यानी 2025 तक सभी बालकों को, 6 से 18 वर्ष तक के सभी बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जाएगी और साक्षर उनको बनाया जाएगा। और ऐसा इसलिए, और स्कूलों में शिक्षक की बहाली, ज्यादा से ज्यादा शिक्षक बहाली करने की वकालत की गई है, क्योंकि इसलिए क्योंकि जब शिक्षक की कमी होगी तो पीपल टीचर रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसमें कम करने की बात कही गई है। और बच्चों को और शिक्षकों को के लिए जो है क्वालिटी पूर्ण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए दीक्षा पोर्टल पर ये उपलब्ध कराने की बात हो रही है। और इसमें इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट कम करना भी इसका उद्देश्य रखा गया है। उसके बाद है बहुभाषावाद की बात की गई है। बहुभाषावाद, ये अभी ये जो बहुभाषा की जो बात की गई है वो थोड़ा सा अभी डिबेटेबल प्रश्न है, क्योंकि कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र में कि मातृभाषा में बच्चों को 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को मातृभाषा में जो है उनको शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा से यहाँ लिटरल मीनिंग निकाला गया है कि मातृभाषा हिंदी नहीं होगी, मातृभाषा अंग्रेजी नहीं होगी, बल्कि बच्चे अपनी माता से जिस भाषा में बात करेंगे वही उनकी मातृभाषा होगी। तो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, और 3 जो भाषाएं होगी वो दोनों में से 2 भारतीय भाषाएं कंपलसरी है, 2 भारतीय भाषाओं को लेना है। तो इसी पर सवाल उठ गया कि जब मल्टीनेशनल कंपनी का जमाना आ गया और अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है, एक देश के लोग दूसरे देश के और दूसरे देश के लोग दूसरी कंपनियों में जाकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में मातृभाषा से अगर बचपन में बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे के क्या वैसे बड़े संस्थानों में क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? लेकिन तो ये है कि मातृभाषा में अब है कि तमिलनाडु में रहने वाले जो बच्चे हैं, तमिलनाडु के जो बच्चे हैं, वो तमिल भाषा में 5वीं तक या 8वीं तक अगर उसको लगता है कि 8वीं तक भी जाए तो वो जा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो शुरुआती के 5 साल है उसमें तो मातृभाषा में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही 8वीं तक आपको ये फ्री दिया गया, मतलब 2 भारतीय भाषा दिया गया है और वो दोनों मातृभाषा होना चाहिए, और तीसरी भाषा ऑप्शनल छोड़ दिया गया है।
आप तीसरी किसी भी भाषा को आप ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं कि वो अंग्रेजी भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है। तो दिक्कत ये होता है कि जब छोटे-छोटे, आप मान लिया जाए कि बच्चा नर्सरी में है या बालवाड़ी में गया, अब वो हिंदी पढ़ना, हिंदी नहीं, वो अपनी माता से लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो शुरुआती जो पहले से जो शुरुआती 5 जो 5 साल की जो बात कही गई है, उसमें मातृभाषा फिजिबल लगता है कि उतना तक मातृभाषा में कक्षा 2 तक हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो अंग्रेजी को निकाल दिया गया, तो अंग्रेजी भी सीखने की जो उम्र होती है बच्चों की, वो छोटी ही उम्र के बच्चे जब वो क्लास 1 में होते हैं तो हम लोग उसको सिखाते हैं, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाते हैं। तो अगर हम 8वीं से बच्चों को अंग्रेजी सिखाना शुरू करें, तो बच्चे उतनी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। और जहां तक बड़े-बड़े संस्थानों में नौकरी पाने की बात होती है, क्योंकि मातृभाषा में स्थानीयता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन क्या भारत में उतनी कैपेसिटी है कि मातृभाषा से पढ़े लिखे लोगों को भारत के जो रोजगार में खपा लिया जाए? तो चूंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो अंग्रेजी को हटा देना, ये थोड़ा सा अंग्रेजी को रहने दिया जाना चाहिए था। ये थोड़ा सा हमको निगेटिव पॉइंट इसमें लगता है। और ये दोनों, ये जो त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है, ये केवल सरकारी स्कूल ही इनको नहीं अपनाएंगे, बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी ये स्थानीयता या घरेलू भाषा की बात को उनको अपनाना पड़ेगा। त्रिभाषा सूत्र में माध्यमिक और 6 से 7 ग्रेड में भाषा आप बदल सकते हैं। 6ठी और 7वीं कक्षा में आप अपनी भाषा को बदल सकते हैं। और 10वीं कक्षा में जो है, माध्यमिक स्तर की कक्षा में आप किसी भी विदेशी भाषा को आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये भाषा अंग्रेजी भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकती है, और कोई भी, मतलब इंडियन लैंग्वेज छोड़कर कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो इनको विदेशी भाषाओं की संज्ञा दी गई। और कहा गया है कि एनसीईआरटी, राष्ट्रीय एनसीईआरटी जो है, एक फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण करेगी स्कूल एजुकेशन के लिए। स्कूल एजुकेशन के लिए अभी तक जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, लेकिन अब नए सिरे से बनेगा। जो नई भाषाओं की बात की गई है, नई कक्षाओं की बात की गई है, सब्जेक्ट को चयन करने की बात की गई है। अब इसमें कहा गया है कि 10वीं में सभी बच्चों को आर्ट्स और साइंस सभी को पढ़ना था, लेकिन +2 में स्ट्रीम 3 ही हमारे पास रहते हैं, साइंस की स्ट्रीम, आर्ट्स की स्ट्रीम और कॉमर्स की स्ट्रीम। लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि बच्चों को साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम अगर नहीं चाहिए तो नाटक भी ले सकता है, पेंटिंग भी ले सकता है, और जो कोई भी विधाएं हैं जो हमारे पूर्व के स्ट्रीम में नहीं आता हो, उस तरह के कोर्स को भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और ये पहल अच्छी इसलिए मानी जा सकती है कि जिन बच्चों को आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, अथवा जिन बच्चों को कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनको नाटक में है। आप देखते होंगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद लोग नाटक करने लग जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट को देखते हुए मल्टी डिसिप्लिनरी जो ये सिस्टम लाया गया है कि भाषा, ये सब्जेक्ट का या डिसिप्लिन का चयन करने की आपको 10वीं और 12वीं में छूट होगी। उसके बाद हम उच्च शिक्षा की बात करेंगे। उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 2030 तक बहुविषयक बनाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है। प्रत्येक जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, और सकल नामांकन का अनुपात भी बढ़ाना है। 2018 में यह अनुपात 26.3% था, जिसे 35 तक कम से कम 50%, अगर हम 75-80 नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो न्यूनतम दिया गया है कि 50% तक जो है सकल नामांकन अनुपात को हम बढ़ाकर करेंगे। और रिसर्च के लिए, उच्च संस्थानों में रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात की गई है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की भी स्थापना की बात की गई है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लें कि शिक्षण अधिगम के मोड में भी चेंज करने की बात, जिस तरह से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया की बात अपने विभिन्न मंत्रालयों के जरिए की और उनको बढ़ावा देने का काम किया है, उसी तरह है कि स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए
कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने की वकालत की गई है। जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, न केवल इन स्कूलों में बल्कि और ये जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक इन्फेक्शन हुआ है, तो अब जो है इस तरह के डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता भी हम लोगों को महसूस हो रही है। और इसी पेंडेमिक पीरियड में भारत सरकार ने ये जो पॉलिसी लॉन्च की, तो डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन की भी वकालत की। तो कहीं ना कहीं सरकार को पहले से इस तरह का डिजिटलाइजेशन, और जब सारे एजुकेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल इंस्टीट्यूशन सारे बंद पड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ पर जो है पढ़ाई ऑनलाइन मोड में चलती है, तो इसकी परिकल्पना सराहनीय है। और ये है कि डिजिटल डिवाइड को कम करने, ये ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे जनरेशन गैप होता है, उसी तरह का डिजिटल डिवाइड को कम करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटलाइजेशन के जरिए भी जो नए इक्विपमेंट और आईसीटी के जो नए टूल्स आ रहे हैं, उसको यूज करने में परेशानी होती है। और हमारे एक नए जनरेशन के शिक्षक हैं, नए जनरेशन के डिजिटल बच्चे हमारे अभी के स्कूलों में नामांकन हो रहे हैं, तो उनको ये डिजिटल गैप या डिजिटल डिवाइड को कम करने की वकालत भी इसमें की गई है, इसको बढ़ावा देकर। और वर्चुअल लैब, आभासी जो है प्रयोगशाला की स्थापना करने की भी वकालत की गई है। साथ ही साथ ऑनलाइन इवेल्युएशन और ऑनलाइन एजुकेशन, इंडिया में अभी लगभग इवेल्युएशन का कार्यक्रम पिछले 5 महीनों से ठप पड़ा हुआ है। न कोई इंटरनल एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं, न कोई टर्म इंड एग्जामिनेशन जो विश्वविद्यालयों के हो रहे हैं। साथ ही जो नए कोर्सेज अभी जो जुलाई महीने में चलने वाले थे, उनके जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो टेक्निकल और टीचर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, तो उनके नामांकन में ढेर सारी परेशानियां आ रही हैं और मूल्यांकन में भी परेशानी हो रही है। तो इन सब को देखते हुए इसको जो है इसको जो है बनाया गया है। और एक और मुद्दा स्कूल एजुकेशन हो गया, तो अब थोड़ा बृहत बात करेंगे टीचर एजुकेशन और शिक्षक की बात। तो पहले हम लोग शिक्षक की बात कर लें, क्योंकि स्कूल और जो टीचर एजुकेशन संस्थान है, दोनों इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को हम लोग आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि स्कूल में टीचर की बहाली होती है और उन टीचरों को प्रशिक्षण देता है अध्यापक शिक्षण संस्थान। तो हम पहले शिक्षक रिक्रूटमेंट की बात कर लें कि शिक्षक रिक्रूटमेंट में क्या क्या तब्दीली भारत में आने वाली है, और शिक्षकों को जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं अथवा शिक्षक बनने के इच्छुक लोग हैं, उनको क्या तैयारी करनी है, सरकार टीचर एजुकेशन संस्थानों में क्या बदलाव ला रहे हैं, पहले की व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले जो भारत में शिक्षकों की नियुक्ति होती थी कि पहले आप किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के जो टीचर एजुकेशन कोर्स हैं उनको आप कर लें। उसके बाद जो है एक अध्यापक पात्रता परीक्षा जो स्टेट लेवल पर भी आयोजित किया जाता है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार आयोजित कर रही है। और उसके बाद स्टेट लेवल में तो सीधे आप आवेदन दें, दोनों सर्टिफिकेट लगा के और सारे मार्कशीट लगा के, और मेधा सूची बनती थी, एक मेरिट लिस्ट बनती थी, उसी के आधार पर प्लेसमेंट दिया जाता था स्कूलों। लेकिन जो केंद्र सरकार के कुछ ऐसे संस्थान जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसमें इस तरह की बात नहीं थी। आपको ट्रेनिंग कोर्स भी करने हैं, उसके बाद आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास करना है, और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन जो स्कूलों में शिक्षकों की बहाली भी करती है और उनके अपने स्कूल्स हैं, तो इसके लिए वो रिक्रूटमेंट के एक अलग टेस्ट, डीजीटी के लिए अलग, पीआरटी के लिए अलग और पीजीटी के लिए अलग टेस्ट ये लोग आयोजित करते रहे और साक्षात्कार भी करते रहे। तो इन संस्थानों में, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थानों में जो शिक्षकों की बहाली होती है, वो एक गहन प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन अब स्टेट लेवल में भी इस नीति में कहा गया है कि अब स्टेट लेवल में भी इस तरह का जो अपनाया जाएगा। और एक नई बात इसमें सामने आ रही है कि अब शिक्षक नियुक्ति में साक्षात्कार कंपलसरी होगा। साक्षात्कार 2 तरह से लिया जा सकता है, या तो साक्षात्कार के लिए कमेटी बनाई जाएगी, वो आपके विभिन्न पहलुओं पर जो है आपसे विचार विमर्श करेगा, आपसे बात लेगा, जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग प्रिंसिपल्स, उसके बाद टीचिंग एक्सियोम्स, माइक्रो टीचिंग स्किल्स आप कैसा प्रयोग करते हैं, अगर
सब्जेक्ट नॉलेज का अगर ज्ञान लेना होगा तो सब्जेक्ट से भी बात वो कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी रखा गया है कि जो शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको सीधे क्लासरूम में भेज दिया जाए और उन्होंने जो स्किल सीखा है क्लासरूम में वो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लासरूम ट्रांजैक्शन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका आकलन एक या दो एक्सपर्ट जाकर क्लासरूम में ही करे कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका जेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर क्या है, आप कंटेंट का डीपनेस कैसा है, आप कौन सी टीचिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, आप टीचिंग प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, माइक्रो टीचिंग स्किल्स जितने हैं उनमें मैक्सिमम का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीजों को टीएलएम का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनका आकलन करेगा और उनका आकलन करने के बाद ही इस निर्णय पर वो कमेटी पहुंचेगी कि आपका चयन किया जाए या नहीं किया जाए। तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि भारत में ये कहावत अब प्रचलित यहाँ हो गई कि भारत में आईएएस बनना आसान है, लेकिन नई शिक्षा नीति में जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जो कही गई है या कहा गया है, तो शिक्षक बनना उतना आसान नहीं है, शिक्षक बनना अब एक ध्रुव प्रक्रिया हो गया है। और जिस समय हम लोग टीचर एजुकेशन कोर्स कर रहे थे उस समय टीचर एजुकेशन कोर्स को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी, ये प्रायोरिटी पर टीचर एजुकेशन था ही नहीं। लोग कहता था कि ट्रेडिशनल विषय पढ़ने के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, जैसे इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ लिए तो मेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, वहां भी नौकरी के आसार हैं। उसके बाद जो है बैंकिंग में आप जा सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर आपको सिविल सर्विसेज है, केंद्र की सिविल सर्विसेज है और ये स्टेट के भी सिविल सर्विसेज। अगर वहां भी नौकरी प्लेसमेंट या नियोजन आपको नहीं मिलता है तो चलो भैया, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए हमारे तरफ दो ही कोर्स थे, एक बीएड के कोर्स थे और दूसरे एलएलबी के कोर्स थे। और गार्जियन कहता था बच्चा कुछ नहीं करेगा तो स्कूल में शिक्षक हो ही जाएगा। तो ये जो अवधारणा बन गई थी कि हमारा बालक कुछ नहीं करेगा तो स्कूल में टीचर हो ही जाएगा, इस अवधारणा को अब इस शिक्षा नीति से हटाने की परिकल्पना की गई है कि ऐसी अवधारणा नहीं रहेगी। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप इंटरमीडिएट लेवल से ही आप ये तय कर लो कि आपको ट्रेनिंग कोर्सेज करने हैं कि नहीं करने। ट्रेनिंग कोर्सेज करने हैं तो इंटरमीडिएट से ही 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है उसमें आपको नामांकन कराना पड़ेगा। जिस तरह से भारत में इससे पहले कानून के क्षेत्र में बदलाव आया और जो सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और उनमें 5 वर्षीय कानून की डिग्री कोर्सेज संचालित किया जाने लगा। यानी वैसे छात्र छात्राएं जिनको कानून में कैरियर बनाना है तो आप इंटरमीडिएट स्तर, और यहाँ माना गया है कि इंटरमीडिएट स्तर जिस तरह से हम एडोलेसेंट को कहते हैं कि इट इज द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, इसी तरह इंटरमीडिएट को हम लोग या +2 को हम लोग ये मानते हैं कि एक ये अंधा मोड़ है, कैरियर का एक अंधा मोड़ है। अगर सही डिसीजन आपने लिया तो सही रास्ते पर आप जा सकते हैं। तो यहीं पर अगर टीचर बनना है तो यू हैव टू डिसाइड एट इंटरमीडिएट लेवल दैट यू विल बिकम टीचर और नॉट, और अगर नहीं बनना है तो फिर आप इस कोर्स को आप न करें, जिस तरह से लॉ में किया जा रहा था। और इसीलिए जो है कि अभी जो 2 साल का बीएड कोर्स यहाँ पर चल रहा है या 2 साल का डीएलएड कोर्स चल रहा है, उसको जो है 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की बात की गई है। और इससे क्या होगा, बच्चे भी अपना करियर ऑप्ट करेंगे इंटरमीडिएट लेवल पर ही, प्लस जितने एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन संस्थान है उनको भी परेशानी होने वाली है, क्योंकि कहा गया है कि टीचर एजुकेशन संस्थानों को अगले 10 वर्षों में मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थान के रूप में कन्वर्ट कर देना होगा। यानी अगर कोई कॉलेज या कोई टीचर एजुकेशन संस्थान अगर बीएड या डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन के कोर्स अगर चला रहे हैं तो आने वाले 10 सालों में उनके यहाँ ट्रेडिशनल कोर्सेज भी लॉन्च करने होंगे, यानी बीएससी के भी कोर्स लॉन्च करने होंगे, बीकॉम के भी कोर्स लॉन्च करने होंगे, और बीए में जितने डिसिप्लिन की पढ़ाई ट्रेडिशनल कोर्सेज में होती है उनको भी करना होगा। अगर आने वाले 10 वर्षों में आप अपने बीएड या ट्रेनिंग कॉलेज को अगर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के रूप में कन्वर्ट नहीं किया तो सरकार
ऐसे आइसोलेशन में डिग्री चलाने वाले कॉलेजेस में सीधे तालाबंदी कर देगी। तो उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत है। बहुत सारे संस्थान कर भी सकते हैं, बहुत सारे संस्थान नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो संस्थान अपनी बीएड के संस्थान जो भी हैं वो अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस के रूप में अगर डेवलप कर लेते हैं तो वो एग्जिस्ट करेंगे, वरना सरकार उनको बंद कर देगी। क्योंकि सरकार की परिकल्पना ही है कि हमारा बीएड आज तक जो है आइसोलेशन में उसको रख कर पठन पाठन किया गया है। बीएड के कॉलेज भी यूनिवर्सिटी से अलग होते हैं, लेकिन इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि नहीं, हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उन्हीं के साथ एक बीएड का या एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट खुलेगा। ये अलग से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेडिशनल में ही ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला जाएगा, जिसमें अगर फैसिलिटी ज्यादा होगी तो वहाँ एमएड भी हो सकता है और साथ ही साथ रिसर्च भी हो सकता है। तो ये सारे बदलाव आने हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे सर। ये जो पॉलिसी आई है अभी इंडिया में एनईपी 2020, इस पॉलिसीज में लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ये कहा गया है कि उनको एक तो इक्विटेबल एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन की इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन की चर्चा एक अलग चैप्टर में की गई है, और साथ ही साथ जो टीचर एजुकेशन का जो चैप्टर में उसमें भी कहा गया है कि हमारे सामान्य स्कूलों में कुछ ऐसे बालक हैं जिनकी अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती है। ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं अथवा दिव्यांग बालक कहलाते हैं। तो इनको स्पेशल केयर लेने की जरूरत है। ऐसे बालकों को भी इन्हीं विद्यालयों में पढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि हमारा सारा विद्यालय जो है ये इंक्लूसिव हो गया है। उन विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही करिकुलम के साथ हम उनको पढ़ाएंगे। और इसके लिए आवश्यकता होगी कि सामान्य से बीएड ट्रेनिंग लिए हुए शिक्षकों को तो हम नियुक्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी हमको चाहिए जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट इनको योग्यता हो, यानी बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्स करेंगे। और ये कोर्स जो है भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित एक स्वायत्त संस्थान है जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके साथ मान्यता होनी चाहिए इसकी। तो ऐसे बच्चों को इसी सिस्टम में लाना है, क्योंकि इंक्लूजन का कंसेप्ट ही दिया गया है कि इंक्लूजन ऑफ होम, इंक्लूजन ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो हमारे बच्चे ये हमारे सोसाइटी के अंग है, हम इनको भी आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी के अंग है, तो इसी स्कूल में पढ़ेंगे। सर सर, दिस इज अबाउट द चिल्ड्रन हु नीड्स स्पेशल एजुकेशन, जिनको जो आपने जो बताया लाइक जो विद्यार्थी those who need special need, you have said about them in the inclusive education. लेकिन भारत में भी लाइक पिछड़े वर्ग जैसे दलित वगैरह, जो आदिवासी जनजाति वगैरह है, उन लोगों के लिए ये पॉलिसी बात कही गई है। इसलिए हमने तो अपना फोकस किया था स्कूल एजुकेशन और ट्रेनिंग कॉलेजेस पर, लेकिन उनकी भी जो उनको जो ट्राइबल ग्रुप उनको कहा गया है, उनको स्पेशल ग्रुप का दर्जा देकर उनकी व्याख्या की गई तो है। अगर आप चाहेंगे तो मेल पर, वो तो मिनिस्ट्री के भी इस पर है, तो उनकी चर्चा हम तो थोड़ा सा कम कर दिए, क्योंकि सारे लोग, हमको सूचना थी कि सारे लोग शिक्षक होंगे या टीचर एजुकेटर होंगे या शिक्षण टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए होंगे, तो इसलिए हमने फोकस केवल स्कूल और टीचर एजुकेशन पर ही किया। For the countries like for all the countries in South Asia, जितने भी दक्षिण South Asia में जितने भी country है, like policy wise if we see, our policies are excellent, okay, but the implementation is the biggest challenge. जो implementation is a big challenge है। तो ये implementation को inspect करने का mechanism क्या होगा सर? नहीं, साउथ इंडिया में तो इसके खिलाफ जो बहुभाषा की जो बात हो रही है, तो वहीं पर सबसे पहले विवाद साउथ इंडिया में हुआ
कि भाई बहुभाषा में तो इतनी भाषाएं मैं हैं सर, हमारे मैं यहाँ। साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। जैसे पूरे साउथ एशिया में जो पॉलिसी, एजुकेशन सर पॉलिसी बनता है जैसे। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। हाँ जी सर। थोड़ी सी आवाज में ट्रबल आ रही थी जी सर, बोला जाए। हाँ सर, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। जैसे साउथ जी सर एशिया सर। में जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं, इनका जी एजुकेशन पॉलिसी हम देखते हैं बहुत ही अच्छा है। जैसे नेपाल का भी एजुकेशन पॉलिसी पेपर में बहुत अच्छा है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल द कंट्रीज सर। इन जैसे भारत का जो नया शिक्षा नीति जो बनी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन को इसको चेक कैसे करेंगे आप? इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे जो बड़ी बात होती है, पैसे की बात होती है। और क्योंकि जिस जिस फॉर्मेट में ये पॉलिसी आई है, उस फॉर्मेट में अगर डिट्टो अगर लागू किया जाए तो बहुत पैसे की आवश्यकता होगी। और इसमें कहा भी गया है कि जो भारत अपने जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो 6% इस पर इन्वेस्ट करेगी। तो ये बात तो कोठारी कमीशन जो 64-66 में कहा गया था, उसमें भी ये बातें, इन बातों की वकालत की गई थी। लेकिन अगर हम अभी आकलन करते हैं, अभी प्रेजेंट सिनेरियो 2020 की बात करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि अभी जीडीपी का 0.5% ही भारत जो है एजुकेशन पर या एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर खर्चा कर पाती है। तो हमको नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में हम 0.5% जीडीपी से हम सीधे 6% हम पहुंच सकते हैं। तो ये अगर आंकड़े के दायरे में, अगर आंकड़े के विश्लेषण में जाएंगे तो 6%, जब 70 सालों में 6% नहीं हो सका, तो अब 2-4 या 10 आने वाले 10 सालों में 6% कैसे जीडीपी का 6% हो जाएगा। और बजट का भी हमारा जो है, जो टोटल प्रोविजन है, उसके अनुपात में भी हम शिक्षा पर जो है, भारत की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने नेपाल और दूसरे कंट्री का हमने अध्ययन किया नहीं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन भारत के आंकड़े की भी बात अगर करते हैं तो अभी 0.53% ही अपने जीडीपी का हम अपने से शिक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं। तो 6% की बात तो आने वाले 10 सालों में हो नहीं सकती, क्योंकि अभी इसमें पॉलिसी ही बनी है कि अगले 10 साल में हमको क्या करना है। तो उसकी सीमा बांधी गई है कि 2030 तक हमको क्या बदलाव लाने हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो हम लोगों की जो जानकारी दी, आप नया से शिक्षा पॉलिसी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इंटरेस्टिंग धन्यवाद लगा मुझे ये जो शिक्षा में जो टीचर अपॉइंटमेंट इज द मोस्ट सर। इंटरेस्टिंग थिंग। सर लाइक सर सिंस द टीचर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी एजुकेशन, सो ये बहुत अच्छा लगा। और जो आंगनवाड़ी की जो बात की आपने, जो प्री स्कूल की जी बात, जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है अब नॉर्मल स्कूल में, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो सर। along with this आज हमारे इस मीटिंग में, इस वेबिनार में हमारे यहाँ के वन ऑफ द पॉलिसी मेकर विद्यानाथ कोइराला सर भी हैं यहाँ पे। सो मैं उनका सर स्वागत करना चाहता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विद्यानाथ कोइराला सर, प्लीज गिव अस योर व्यू about what is our situation at the moment, so that you can share with ओके everyone. Okay sir? Okay, Vidyanath sir, now it's for you now. Please unmute your mic. So am I supposed to speak in Nepali or English or Hindi? Whichever language you prefer, sir. It's up to you, sir. Nepali will be comfortable because I am Nepali. डॉक्टर साहब, आपको नेपाली समझ तो आती है? Okay, so Dr. Saab is he can understand Nepali. Okay, sir. Okay. पहिलो त म सरिताजीलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु किनभने मलाई यो बोलाउनु भयो। संवादमा हेरेँ, मैले सुने डाक्टर साहबले जो इन्डियाको कुराकानी भन्नुभयो, तुलना गर्नु हुँदैन, तर पनि गर्यो भने सामान्य जानकारी यहाँहरूलाई हुन्छ। संरचनामा त्यत्रो फरक हामीसँग होइन, किनभने हामीले जे गरिरहेछौँ इन्डिया पनि छ। 12 क्लासको स्कुल, हाम्रो पनि 12 क्लासको स्कुल, 8 क्लासको हाम्रो आधारभूत, उहाँहरूले बुनियादी भन्नुभयो, त्यो ढङ्ग मिल्दो रहेछ। बाल विकास जोसँग मिल्छ, त्यसमा केही किसिमको कुराकानी छैन। त्यसमा खेलमा आधारित बाल विकास शिक्षा सबै त्यही हो। हामी कहाँ एउटा कुराकानी एकीकृत पाठ्यक्रम, इन्टिग्रेटेड करिकुलम हेज बिन इम्पोज्ड।
त्यो विशेष गरेर 1-3 को केटाकेटीहरूको निम्ति यो एकीकृत पाठ्यक्रमको चिन्तन चाहिँ नि चिन्तन इज देयर। अब त्यो कति काम गर्ला थाहा छैन। त्यसपछि आदिवासी क्षेत्रमा स्पेशल एजुकेसन, अब हामीले त्यो स्पेशल एरिया पकेट छान्ने काम चाहिँ नि पालिकाले गरोस् भन्ने प्रश्न गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि उ छैन। त्यसपछि ड्रप आउटको निम्ति ब्याक टु स्कुल एउटा डिजाइन र उसको आफ्नो स्ट्रिमबाट जाने अर्को डिजाइन छ। देयर आर 2 स्ट्रिम्स। त्यो स्ट्रिम्सको कुराकानी जानी गरिरहेछ। त्यसपछि भाषाको कुराकानीमा उहाँहरूभन्दा हामी अलिक भिन्न छौँ, किनभने हामी चाहिँ नि भाषा एज अ सब्जेक्ट, एज अ मिडियम, एज अ त्यो सुरक्षा गर्नुपर्ने विषयवस्तु के हो त्यसलाई चाहिँ छान्नुपर्ने माध्यम हो वा चाहिँ नि त्यो विषयको रूपमा पढ्ने हो अथवा संरक्षणको निम्ति जाने हो। माध्यमको रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ नि शिक्षकले आफ्नो भाषामा पनि पढाउँछ, विद्यार्थीको भाषामा पनि पढाउँछ, त्यसो गर्दाखेरि सहयोग छ। विषयको रूपमा पढ्न सक्छ। त्यसको कारण के हो भनेदेखि इन इन्डिया यु क्यान सी लेस अफ people having the same language. For example, if you go to the Gujarati language. If you go to Tamil language. But back home, here in Nepal, we have a kind of complex system because you cannot find a group of the students in area. If you go to the Maithili area, you'll find the Maithili student, but at the same time, you find the non-Maithili speaking teachers. So is the case with the Himalayan area. If you go to the Himal, then you'll find the kind of teachers from Maithili area and the students from Sherpa language. So kind of terrible difficulty in managing that type of thing. So we have decided to have a kind of as a subject, as a medium of instruction, and kind of some of the languages are supposed to be protected. For that, we have a language protection center as well. So in that sense, we are a bit different. Curriculum framework, we have the same, because the curriculum framework, we have already the higher education curriculum framework was supposed to develop, and it was developed already. Vocational education curriculum framework, it is almost being finalized. And school education curriculum framework, it has been finalized. So we have integrated all these 3 things, school level curriculum, and even the non-formal education curriculum has been curriculum framework has been developed. So that हामीसँग चाहिँ नि अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम खाका, व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको खाका, त्यसपछि गएर चाहिँ नि उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमको खाका र त्यसपछि गएर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको खाका, यो 4वटै खाकालाई we have merged into one. Have decided to put that way. त्यसरी त्यो कुरोकानी चाहिँ परेछ हाम्रो। अर्को यो शिक्षा आयोगको स्थायी स्वरूपको बारेमा अब हाम्रोमा चाहिँ नि यो मलाई थाहा छैन, तपाईहरु परिचित हुनु होला। 2074 को आयोग भनेको काङ आयोग हो। काङ आयोग भने नेपाली कांग्रेस पावरमा भएको तर चाहिँ मिलिजुलीको सरकारको। 2075 को आयोगको रिपोर्ट भनेको हो, किनभने त्यसमा वामहरुको वर्चस्व भएको, नन वाम हामी 1-2 जना मात्रै थियौं। दुईटैको रिपोर्ट मसँग छ। अब यदि यहाँ चाहनुहुन्छ भने I will send it to Sarita and Sarita can share it, but by the way it is in Nepali. अब त्यसले के कुराकानी जनाउँछ भनेर भन्दाखेरि एक अर्कोमा केही फरकहरु पनि देखिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौं न, शिक्षा आयोग चाहिन्छ भनेर भन्ने हामीले 2074 को आयोगमा चाहिँ लेखेका थियौं र 75 मा त्यो आयोगको कुराकानी आएन। बरु उच्च शिक्षामा के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा परिषद कल्पना गरे, जो परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गतमा सब मान्छेहरु बस्ने भन्ने किसिमको भयो, जहाँनेरि हामीले विमति जनाइरह्यौं, जो किसिमको कुराकानी चाहिँ नीतिमा पर्या छ। प्राविधिक शिक्षा फर अल इन्डियामा पनि त्यही किसिमको हिसाब, हाम्रो पनि त्यही किसिमको कुरा हो, बट द क्वेशन इज हाउ वी क्यान डु इट। 2074 को आयोगको रिपोर्टमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, यदि त्यो सबैलाई हो भने कसरी हो, कसैलाई हो भने कसरी हो, र हाम्रै इन्डिजिनियस स्किलहरु, दलितका स्किल होला, जनजातिका स्किल होला, ती स्किलहरुलाई एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलप गर्ने तरिका के हो, त्यस्तो बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेछ। निजी विद्यालयको बारेमा अर्को पाटो छ। अब मैले त्यो मिस गरे होला, सायद उहाँले चाहिँ भन्नुभयो होला निजी विद्यालयको बारेमा। निजी विद्यालयको बारेमा हामीले चाहिँ यसलाई विस्तारै
जनमुखी बनाउँदै लिएर जाने र 10 वर्षमा त्यसलाई चाहिँ नि के हुन्छ एउटा पब्लिक प्रपर्टीको रूपमा चाहिँ लाने भन्ने किसिमको 2075 मा परेको छ। 2074 मा विभिन्न अप्सनहरू छ। पहिलो अप्सन के हो भनेर भन्दाखेरि यदि त्यो यस्तै जस्ताको तस्तै बस्छ भने तिनीहरूलाई मर्ज गरौँ, मर्ज गर्ने किसिमको सम्भावना छ, मर्जको कुराकानी छ। दोस्रो जोनिङ गरौँ, जोनिङको कुराकानी छ, यो जोनमा यो बस्छ, यो जोनमा यो बस्छ। तेस्रो क्वालिटी ग्यारेन्टी गरौँ, पब्लिक स्कुलमा पढोस् कि धार्मिक स्कुलमा पढोस् कि यो प्राइभेट स्कुलमा पढोस्, उसको चाहिँ नि क्वालिटी एक रूप हुनुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी गरौँ। त्यसरी यो प्राइभेटलाई अथवा चाहिँ नि प्राइभेटलाई निश्चित एरिया जस्तो पिसिडीमा मात्रै जाने अथवा चाहिँ नि हायर एजुकेसनमा मात्रै जाने अथवा सेकेन्डरीमा मात्रै जाने वा भोकेसनलमा मात्रै जाने, they are supposed to find out their rooms where they prefer they can go. यो किसिमको हिसाबले चाहिँ नि हामीले आइडियाहरू बनाएको छौँ। डिजिटल डिभाइस इज भेरी राइट, हामीले पनि त्यही किसिमको हिसाब हो। यो डिजिटलले अब भन्छ अहिलेको यो 2075 मा चाहिँ नि त्यो स्टिमको कन्सेप्ट अवधारणा पनि लगेर राखिरहेको छ भने यतातिर 2074 को मा चाहिँ स्टिमको कन्सेप्ट त्यसरी गरिएको थिएन, विषयको रूपमा चाहिँ नराखेर त्यसलाई चाहिँ इम्बेडेड, त्यसै कारण इम्बेडेड विथ द अदर सब्जेक्ट्स त्यो ढङ्गले चाहिँ नि लगेर राखेको थियो। अब टिचर एजुकेसनमा उहाँले जसरी गर्नुभएको छ, हामीले 2074 को आयोगमा र 2075 को आयोगमा तात्विक फरक छ। 74 को आयोगमा के भनेको छ भने स्कुल लेभलको रिकरेन्ट ट्रेनिङहरू जति जम्मै चाहिँ नि त्यो पालिका लेभलमा त्यही पालिकाको शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले चाहिँ गर्ने, बिकज दे आर रेस्पोन्सिबल फर द अपडेटिङ अफ देयर प्रोफेसनल्स फर देयर फेलोज। त्यो किसिमको हिसाबबाट हामीले चाहिँ नि त्यो रिकरेन्ट ट्रेनिङको काम धन्दा चाहिँ नि शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले गर्ने भनेर राखेका छौँ, जहाँ महासङ्घ पर्याप्सन एन्ट्याप्सनले काम गर्छ, पहिचानले काम गर्छ। यो ढङ्गको चिन्तन थियो। र माध्यमिक तहको माथिल्लो तहको त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने एक्सचेन्ज थ्रु ट्रेनिङ। एक्सचेन्ज थ्रु ट्रेनिङ भने मैले के गरेँ अर्कोले के गर्यो, त्यो दुईटाले गरेको कुराकानीमा त्यसबाट लर्न गर्ने क्या। इन्स्टेड अफ one person teaching that this is it, you will be sharing this 100,000 ideas will be popping up, and this idea will be consolidated and then used in the classroom. त्यो किसिमको हिसाबले 2074 ले चाहिँ ड्रिम गरेको थियो। 2075 मा चाहिँ के गर्यो भन्दै प्रदेश तहमा टिचर ट्रेनिङ एकाडेमी भनेर एकाडेमी नै एउटा बस्छ, जो एकाडेमीको काम चाहिँ टिचरलाई ट्रेन गर्ने हुन्छ। त्यो एकाडेमिक ट्रेनिङदेखि लिएर सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू पनि देखि लिएर फर्दर एजुकेसनमा पनि गर्ने भन्ने छ भने त्यसमा अर्को कुराकानी के गरिरहेको छ भने 74 र 75 दुईटैमा मोरलेस एउटै कन्सेप्ट के आएको छ भने टिचर ट्रेनिङलाई अब चाहिँ टिचर ट्रेनिङ कलेजेसहरू जुन छ नि युनिभर्सिटीका जुन फ्याकल्टी अफ एजुकेसन छ त्यसलाई तीनटा स्ट्रिम, एउटाले ट्रेनिङ स्ट्रिम मात्रै हेर्छ, अर्कोले एकाडेमिक स्ट्रिम हेर्छ, अर्कोले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो यो ट्रेनिङ र एकाडेमी दुईटालाई मिलाउने किसिमको हिसाब गर्छ। कारण तीनवटा त्यसरी चाहिँ गरिरहेछ भने यो स्पेसल एजुकेसन स्पेसल निड्सको मान्छेहरूको निम्ति चाहिँ 10वटा स्पेसल निड्सको एरियाहरू पत्ता लगाएर तिनीहरूको निम्ति इन्टिग्रेटेड गर्ने कहाँनेरि हो, त्यसपछि सेपरेट स्कुलहरू चाहिने कहाँनेरि हो, स्पेसल केयर चाहिने कहाँनेरि हो, त्यो तिनटै कुराकानी चाहिँ त्यसमा गरेर राखिन्छ। डॉक्टर साहब, विद्या सर, we are नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ आई डोन्ट नो इट्स अबाउट इन्डिया, किनभने इन्डियामा आई बिन इन इन्डिया, त्यो इन्डियामा चाहिँ त्यो नीति बनाउने मान्छेसँगै पनि मैले आई गट अपर्च्युनिटी टु डिस्कस विथ दैट एन्ड ही वाज सेइङ इन्डियामा उनीहरूले भनेर के गर्ने, बिकज इट प्रब्लम लाइज विथ द काइन्ड अफ इम्प्लिमेन्टर्स। अब हाम्रो पनि दशा त्यही हो। नीतिको प्रश्न हामी कहाँ हो कि होइन, नियतको प्रश्न पो ठुलो हो कि, हाम्रो निम्ति चाहिँ यो प्रश्न हो। किनभने टिचरको नियत यदि हामीले त्यसरी बनाउन सक्यौँ भने त्यसले काम गर्ला। जस्तो युनिभर्सिटीको निम्ति टिचर कसैको अन्तर्गतमा हो कि he or she is free to decide whatever he or she wants to teach to his or her students। हामीले के भन्ने हो कुरो चाहिँ नि हामीले 2074 मा चाहिँ त्यसलाई फ्रिडमको कुराकानी गरेका थियौँ। 2075 मा चाहिँ त्यो फ्रिडम दिएको छैन। के गरेको छ भन्दाखेरि
एकाडेमिक काउन्सिल फ्याकल्टी बोर्ड यो किसिमको कुराकानी गरेका छौँ। जबकि 74ले चाहिँ के गरेको छ इन्डिभिजुअल फ्रिडमको त्यो फ्रिडमको कुराकानी पनि गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि क्वेसन अब फ्रिडममा जाने कि कन्ट्रोलमा जाने, लिनियर तरिका गर्ने हो कि मल्टी तरिकामा जाने हो। त्यसैले त्यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो निम्ति र एथिकल क्वेसन पनि हो। जस्तो एजुकेसन त सबैलाई होला, तर ट्रेनिङ सबैलाई हो कि होइन, भोकेसनल एजुकेसन सबैलाई हो भनेदेखि इन्कम जेनेरेटिङ हो कि के हो। 74को आयोगमा हामीले के लेख्यौँ भने एउटा चाहिँ ओरिएन्टेड बनाउने, ओरिएन्टेड भनेर भन्नाले त्यो चाहिँ थ्रु टिचिङ कसरी पेडागोजिकल उपायबाट। दोस्रो चाहिँ के गर्ने हो भने सानो सानो ट्रेनिङ दिने हो, दोस्रो किसिमको कुराकानी त्यो भनेको सर्ट टर्म ट्रेनिङ। तेस्रो चाहिँ के भन्यो इन्टेन्सिभ ट्रेनिङको कुराकानी गर्नु। इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ चाहिँ इन्टरप्रेनरसिपसँग चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ, इन्टरप्राइजेससँग लिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नु। र हायर एजुकेसनलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले आफ्नो किसिमको हिसाबले चलाउन सक्छ, दे मस्ट बी फ्री भन्ने किसिमको कुराकानी गरेका छौँ। र यो डिपोलिटिसाइजेसनको कुराकानी हाम्रो निम्ति बडो ठुलो समस्या भएको हुनाले डिपोलिटिसाइजेसन 74-75 दुईटै आयोगको रिपोर्टमा चाहिँ हामीले डिपोलिटिसाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ। 75को आयोगले नो पोलिटिक्स भन्ने किसिमको हिसाबले गर्यो भने 74को आयोगमा के गर्यौँ भनेदेखि लेट्स हार्भेस्ट द पोटेन्सियालिटिज अफ द पोलिटिकल पार्टिज एन्ड द politically tilted persons from their political backup, from their theoretical backup, from their philosophical backup, and try to merge all these ideas together and create one set of understanding. Okay. Dr. Vidya sir, we are getting little short of time, and thank you very much for all your valuable information. We will have another session with you, like we want to know more, understand more about it. In the meantime, we are almost come to the end of the session. So there is one question, like one of the participants wants to talk to you, Mr. Mukunda Wastiji. He has one question with Vidya sir. Mukunda sir, like you please unmute your mic and you can please ask the question to Vidya sir. Thank you, Manoj sir. Actually, this question is not to Vidya sir, but it's Dr. Kumar. Okay, Dr. Kumar sir, like there is one question for you. Kumar sir, thank you very much for all those information. Just मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा ये है कि बालिका शिक्षा में विभिन्न स्टेट ने बहुत कुछ किया है इंडिया में बालिका को स्कूल लाने में, और टीचर में भी लेडीज टीचर को अपॉइंट करने में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो कभी कभी हम वो वीडियो टीवी चैनल वाले ने दिखाते हैं कि कोई महिला शिक्षिका ऐसे भी पढ़ा रहे कि जिसे संडे मंडे का स्पेलिंग भी नहीं आता है। क्या ये सच है या क्या ये पॉसिबल है वैसे टीचर को नियुक्त पाना? और इसी तरह कहा जाता है कि ये स्टूडेंट ने 98% लाया गया है सीबीएसई में, और उन स्टूडेंट को कोई पत्रकार जाके पूछता है कि बहुत बेसिक आपने क्या क्या पढ़ा, 12वीं में कौन कौन सा सब्जेक्ट थी, वो सब्जेक्ट का नाम भी उसे पता नहीं, लेकिन उन्होंने 99% लेके स्टेट टॉप किया। क्या ये सचमुच हो सकता है या ऐसे जैसे ये पत्रकारों ने हल्ला किया है? ओके मुकुंद जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, लाइक इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, पहला इनका सवाल था कि शिक्षकों की नियुक्ति जो अभी की गई है तो उनकी मेधा पर प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि वो कुछ वीडियो चैनल में या न्यूज चैनल में ये दे रहा है कि उनको संडे मंडे या जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती। तो ये जहाँ तक बल्क में यहाँ पर शिक्षकों की बहाली हुई है, 4 लाख विभिन्न 2006 से लेकर और 2017-18 तक जो है 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। और बहाली हुई तो इसमें कुछ वैसे शिक्षक अब है क्या कि आपने डिग्री लिया 10 साल पहले 15 साल पहले और नौकरी अगर 15 साल के बाद मिलती है तो बहुत सारी चीजें जो है माइंड से स्किप कर जाता है। और खासकर महिलाओं के लिए जो है, जब
सरकारें बदलती है तो उनको लगता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जब दूसरी सरकार आती है तो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उस समय जो नियम कानून होते हैं उनमें वो शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होता है और वो ये होता है। तो सरकार की नीतियों में थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी रही है, जिसके चलते इस तरह के लोग हमारे सिस्टम में आए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक आध दो घटना हो सकती है, मेजोरिटी ऐसा नहीं है। 0.1% ऐसा हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऐसा नहीं है। और इसी के मद्देनजर जो शिक्षकों की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे थे, तो भारत सरकार ने इन सारे क्रिटिसिज्म को एकत्रित करके और नियुक्ति का प्रक्रिया ही ऐसा कर दिया कि इंटरव्यू में अगर जनवरी का स्पेलिंग अगर नहीं बताएंगे तो आपको प्राइमरी लेवल या नर्सरी लेवल में आपको शिक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेट अगर कोई क्लास नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको ट्रेनिंग के कोर्सेज भी हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा भी आपने कर लिया हो, फिर भी आपको नियुक्ति शिक्षक के रूप में अब नहीं होने वाली है। जो अध्यापक शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो प्रावधान है। दूसरी बात आपने कहा कि स्कूल एजुकेशन में जो मूल्यांकन सिस्टम है तो उसमें भी बच्चे को सब्जेक्ट नहीं पता है, तो एक आध ऐसा होता है। देखिए, हर जो भी रिक्रूटमेंट होता है तो 0.1% है और ये निग्लिजिबल परसेंट, तो कभी ऐसी वारदात हो जाती है। तो ऐसे में जो लोग ऐसे चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, और ऐसे लोग बचते नहीं और उनकी डिग्रियां भी रद्द हुई है सर। So thank you very much, Dr. Saab. Like I think we don't have any more questions here. So आपका बहुमूल्य समय के लिए आपने जो समय निकाला और आपने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानकारी दी, इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है और देखना भी है। लाइक भविष्य में ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा इंडिया में। सो और जिस तरीके से आपने बात कही, जो जैसे अब टीचर अपॉइंटमेंट इतना इजी नहीं होगा, लाइक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पे कोई टीचर अपॉइंट नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात है। सो आपने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी, लाइक जो ये चीज़ बहुत नया है, हम लोग बहुत इच्छुक थे, लाइक कोई हमें इंडिया से ही ये बात हम लोगों को बताए, जो आपने इतनी सरल भाषा में, इतनी मीठी भाषा में आपने हम लोगों को समझाया। इसके लिए आपको बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ मैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो साथ में थ्याङ्क यू भेरी मच विद्याराज सर फर योर भ्यालुएबल टाइम। तपाईँ आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो र आजको यो सेसनको गौरव बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सो थ्याङ्क यू भेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एन्ड विथ दिस वी कम टु द एन्ड of the session. Thank you very much. Namaskar. Thank you. Thank you very much. Okay.